हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं। 10:40 पे रेगुलर आप लोग का टेस्ट सीरीज आता है। आप लोग जा करके वहाँ प्रीमियर में आंसर दे सकते हैं। और अब हम लोग आज से एलटी का टेस्ट सीरीज चलाएंगे। थंबनेल एलटी का लगा होगा, उसमें 1 2 3 4 करके होगा। और आप लोग बाकी जहां भी होम साइंस आ रहा हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसपी, बिहार, झारखंड, सारे बच्चों के लिए ये यूजुअल होगा क्लास। लेकिन थंबनेल केवल एलटी का लगा होगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं, मैं हर हर बार मैं थंबनेल चेंज करूं। थंबनेल बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है? तो इसलिए क्या है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अब आप लोग जान लिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नया टेस्ट सीरीज है आप लोगों का। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, ठीक। लेकिन इसमें हम लोग करेंगे 120 क्वेश्चन का नहीं, 125 का ही टेस्ट सीरीज है, ठीक है। हम लोग को करना कितना है? जब तक आप लोगों का 1 घंटा 15 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में ही क्या है 125 क्वेश्चन खत्म करते। ऐसे थर्ड फोर्थ करने में आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जान लिए कि पढ़ना क्या है। अब हम आप लोगों का एक बार हाल चाल पूछ लूं। आप मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और आप लोग एलटी ग्रेड का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। नहीं तो समय निकल जाएगा। 1 महीने का ही केवल समय दिया हुआ है। ओटीआर आप लोग पहले करा लिए होंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर दें, फिर अपनी तैयारी को करें, ठीक है। सितंबर माह में हो सकता है आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाए। और सितंबर के लास्ट में फिर 30,000 प्लस जो है आप लोगों की जगह आ रही है टीजीटी पीजीटी एंड प्रधानाचार्य की। और इसके बाद से फिर आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। क्यों? आप ऐसे क्यों कह रही हैं मैम? इसलिए कह रहे हैं जो 2026 तक जो 2026 मार्च में रिटायर होने वाले टीचर हैं, उनके लिए भी जो डीआईएस होते हैं, यानी जो जिला विद्यालय निरीक्षक, जो हम लोग के मेन अधिकारी होते हैं, उन्होंने सबसे क्या किया, हर विद्यालय से लिस्ट मांग ली है कि कहाँ से किस स्कूल से कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। तो वो भी सीटें जोड़ करके उस 30,000 में आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या आप लोगों को जल्दी से वैकेंसी मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग अपना जी जान लगा दें और तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। अब जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोग क्या करें, जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है, तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा? आप कहोगे मैम आप मैथ भी इसमें पढ़ाएंगी। मैथ नहीं, 10th के आजकल एक चैप्टर में पूरा उन सबों का गृह गणित दे रखा है। तो इस हिसाब से ये जो पेपर सेट बनाया है, यानी प्रैक्टिस सेट जो बनाया है, तो वो एक आध क्वेश्चन डाल दिया है कि हो सकता है भूले भटके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। क्योंकि हम लोग को 9th 10th को ही पढ़ाना होता है। और जब आपको ये गृह गणित नहीं आएगी, तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? तो मे भी चांस है कि ऐसे क्वेश्चन भी एक आध आ जाए, ठीक है। तो 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है, तो 4 किलो चीनी का दाम बताओ। तो आप कहोगे मैम 15 चौक को 60 होता है, यानी 60 रुपए किलो। ऐसे ही बस छोटा सा मैथ आप लोगों को पूछ लेगा, ठीक है। इधर आ जाइए। सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है। क्योंकि क्यों उत्तम एवं आदर्श शौचालय? क्यों उत्तम एवं आदर्श शौचालय है? इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त किया जाता है। वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त विषैली गैस नहीं बनती। नंबर बी, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता। ऑप्शन सी, इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर दे दे, क्या होगा? आप कहेंगे मैं एक सेकंड, मतलब मेरे यहाँ पर चल गया। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सुलभ शौचालय से कौन जुड़े हुए हैं, किनका नाम आता है, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? तो जो बिंदेश्वरी पाठक है, कौन? बिंदेश्वरी पाठक, इन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण किया है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? ऑप्शन ए, पुतलियों का सिकुड़ना या फैल जाना। ऑप्शन बी, व्यक्ति को नींद आना। ऑप्शन सी, बुखार होना। ऑप्शन डी, व्यक्ति का चिल्लाना। अगर कोई व्यक्ति जहर खाया हो तो आप कैसे पहचानेंगे? पहला लक्षण क्या होगा? तो आप कहोगे मैम पहला लक्षण तो यही ही होता है कि उसकी पुतलियां जो होती है आंख की, वो फैलने और सिकुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है? जो व्यक्ति विष खाए होता है, उसकी श्लेष्मक झिल्ली
ऊतक या त्वचा सीधे क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर के घातक रूप बन जाती हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। पर्ण चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए बिंदु द्वारा, ऑप्शन बी बिंदु युक्त रेखा द्वारा, ऑप्शन सी चक्र द्वारा, ऑप्शन डी स्पष्ट रेखा द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा कि चक्र द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर कार्यकर्ता, ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी कमिश्नर। आप बता दें कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। आप कहोगे मैम ग्राम पंचायत पहले कितने आबादी पे बनती है? तो जहां पे 1000 की आबादी होती है वहां ग्राम पंचायत बनाई जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आप लोग इसको सुनते चलिए। यह पंचायती राज्य का त्रिसूत्री व्यवस्था की पहली संस्था है, यानी ग्राम पंचायत जो है सबसे पहली संस्था है। ठीक, आप इसका आंसर बता दें। इसका आंसर मैंने ए कर दिया, तो ए का मतलब कि मैंने ए को नहीं घेर दिया। ठीक है, मैंने ऐसे ही कर दिया। इसका आंसर होगा सरपंच। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जवाहर जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसे JRY योजना के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1979। आप आंसर देते क्या होगा? आप कहेंगे मैम उसका आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बता दें। आप कहेंगे मैम क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 1989। कितना? 1989। ठीक है, इस रोजगार में क्या है, 30% जो है 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी 30% सीट पे केवल महिला ही महिला होंगी। अगर 100 सीट है तो 100 में से 30 सीट महिला की है, बाकी 70 सीट पे कोई भी पुरुष फॉर्म भर सकता है। मतलब एक उदाहरण के लिए बाकी 70 सीट पे कोई और जा सकता है, लेकिन 30 सीट क्या है, केवल और केवल वुमेन का है। ठीक है, किसी भी परितंत्र के कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए अपघटक है, ऑप्शन बी उत्पादक है, ऑप्शन सी उपभोक्ता है, ऑप्शन डी ये सभी है। आप बता दें क्या होगा? आप कहोगे मैम किसी भी परितंत्र के कालांतर में जीवों की संख्या जब स्थिर होती है तो वहां पे ये सारे चीज हो जाते हैं, यानी ये सभी हो जाता है। ये क्या आप लोगों को पढ़ना है? यहाँ पे हम लोग ये पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा दिया। यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने या टांसले ने किया था। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है और एक प्राकृतिक होता है। ठीक है, कृत्रिम कौन सा हो गया? जैसे खेत हो गया, बागवानी हो गई, ये सब क्या है? कृत्रिम है। जलाशय हो गए, परिबद्ध जलाशय हो गए जिसे तालाब कहते हैं, ये क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। लेकिन झील है, समुद्र है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते। डैश 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 का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑस्पेक्ट कहलाएगा, ऑप्शन बी वायु का आगमन कहलाएगा, ऑप्शन सी संभावना कहलाएगा, ऑप्शन डी म्यूरम कहलाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप बता दें। आप कहेंगे मैम वायु का आवागमन हो जाएगा। वायु का आवागमन का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु, यहाँ पे सीधे वायु को बाहर निकालना दे रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग शुद्ध परिसंचरित करना, तो यहाँ पे वायु का आवागमन हो जाएगा। जैसे दरवाजे और खिड़की से शुद्ध हवा इंटर करता है और जो रोशनदान बने होते हैं उससे गर्म हवा क्या होता है? गर्म हवा हल्का होकर के ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यही क्या होता है? वायु का परिसंचरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया है, ऑप्शन बी टाइफाइड है, ऑप्शन सी मियादी बुखार है, ऑप्शन डी क्यों कहा है। अब आप लोगों से मैं कहूंगी कि 10 मिनट का टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे। आप लोग वहां पे जाकर के सारे जितनी भी डिजीज हैं
वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इतने अच्छे से आप लोगों को शायद ही कोई डिजीज पढ़ाए। पेड क्लास में तो पढ़ाएंगे, लेकिन फ्री क्लास में कोई भी नहीं आपको इस तरीके से पढ़ाया होगा। जाकर के आप अपना डिजीज कंफर्म कर सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप बता दो। आप कहो कि मैम यहाँ पे टाइफाइड तो जल जनित रोग है, वाटर कॉजेज है, मियादी बुखार टाइफाइड को ही कहते हैं, ठीक है। अब एक बचा हाइड्रोफोबिया, तो ये हाइड्रोफोबिया ही है जो कुत्ते के द्वारा होता है, ठीक है। कैसे फैलता है? हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज कहते हैं। इसमें क्या होगा? कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला यह रोग होता है। कुत्ते के काटने पे या कुत्ते की बैक्टीरिया से ये क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को जल से डर लगता है। क्या होता है? व्यक्ति को जल से डर लगता है। और ये बैक्टीरिया होते कहाँ है? रेबीज नामक। आप कहोगे मैम कुत्ते के लार में ये होते हैं, और जब कुत्ता बाइट कर लेता है तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? यानी प्रश्न कह रहा है कि सब लोग आंख दान अपनी करते हैं डेथ होने के बाद, तो कौन सा भाग करेंगे? ऑप्शन ए आइरिस करेंगे, ऑप्शन बी लेंस करेंगे, ऑप्शन सी रेटिना करेंगे, ऑप्शन डी कार्निया करेंगे। 10 का आंसर दे दे आप लोग। आप कहेंगे मैम ये तो प्रश्न हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आंख का कार्निया भाग क्या करता है? डोनेट करता है, ठीक। इधर आ जाओ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11, एक दिन ये कम्युनिटी पे हम क्वेश्चन पोस्ट किए थे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया था। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? आप बता दे क्या होगा। आप कहेंगे मैम कशेरुक रज्जु से, एक सेकंड, मैं अभी बता रही हूँ इसका आंसर। अब आप आंसर कर दें। यहाँ पे क्या है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आप इसका आंसर कर दे क्या होगा। ऑप्शन ए 13 जोड़ी, ऑप्शन बी 31 जोड़ी, ऑप्शन सी 33 जोड़ी, ऑप्शन डी 23 जोड़ी। आपकी इस टेस्ट सीरीज में गलत आंसर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, मैं आपको सही बताऊंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों से 2 सेकंड का पॉज लिया था कि मैं थोड़ा सा देख लूं क्या है। तो यहाँ पे 33 दे रहा है, लेकिन 33 नहीं है। इसका आंसर क्या है? 31 जोड़ी है। आपकी किताबों में बहुत सी गलतियां होती हैं, इसलिए मुझे डाउट लगा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी इसे चेक करिएगा कि क्या 31 होगा कि 33 होगा, ठीक। आप लोग चाहे तो अभी जाकर के चेक करके मुझे बता सकते हैं कि मैम सही है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये 31 जोड़ी होते कैसे हैं। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कहते हैं। CERVICAL, ठीक है। सर्वाइकल में कितना होगा? 8 जोड़ी होगी। कितनी होगी? गर्दन में 8 जोड़ी, 8 आप गिनते चलिएगा। फिर क्या है? बच्ची, ये क्या होगा? बच्ची, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोरेसिक कहेंगे। क्या कहेंगे? THORACIC, थोरेसिक कहेंगे। ये थोरेसिक कितना होगा मैम? 12 जोड़ी होगी। अब यहाँ पे 8 जोड़ी, यहाँ पे 12 जोड़ी, 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। याद किए रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसे हटाऊंगी तो इरेज कर दूंगी। कितना हो गया? 20 हो गया। ग्रीवा में 8, ठीक है, और बक्षीय में 12। आप लोग याद किए रहिएगा, 20 हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है फिर क्या है? कमर, जिसे हम लंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? लंबर, LUMBER, ठीक है। लंबर यानी हिंदी में कमर कहेंगे। इसमें कितना होता है? 5 जोड़ी होती है। 20 था, 20 5 कितना हो गया? 25 हो गया। आपको याद करना है। फिर 4 नंबर पे क्या आएगा? सेक्रल आएगा, SACRAL। सेक्रल में कितनी जोड़ी होगी? यहाँ भी 5 जोड़ी होगी। कितना हुआ? 25 5 30 हो गया। आप लोग याद किए चलिएगा, ठीक है। कितना हो गया? 30 हो गया। अब एक आएगा, क्या आएगा? पोक्सियल आएगा। क्या आएगा? ओ आधा को CGL, ठीक है। पोक्सीजियल, ठीक है, ये आएगा। इसमें कितनी जोड़ी है मैम? इसमें 1 जोड़ी है। 30 हुआ था, 1 31। क्या आपको ये मिल नहीं गया? की कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? अब आप लोग अपने मन से बोलिए कि मैम ग्रीवा यानी सर्वाइकल में 8 जोड़ी, ठीक है। कितना? सर्वाइकल में 8 जोड़ी,
पक्षी यानी जिसे आप थोरेसिक कह रही हैं, इसमें 12 जोड़ी यानी 12 पेयर। फिर कमर यानी लंबर आप बताई हैं, लंबर में 5 पेयर। और फिर क्रोशल आप बताई हैं, क्रोशल में भी 5 पेयर। अब एक आप बताई हैं पॉक्सीजियल, पॉक्सीजियल में 1 हो गया। अब टोटल आप काउंट कर लो कितना हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 5 30 31। इस तरीके से आपका ये 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे निकल चलो आप लोग। श्वेत रक्त कण से उत्पन्न, कैमरा चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए कृत्रिम रोग क्षमता, ऑप्शन बी अर्जित रोग क्षमता, ऑप्शन सी प्राकृतिक रोग क्षमता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कर दें कि रोग निरोधक क्षमता जो उत्पन्न होता है श्वेत रक्त कण से, यानी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? आप कहोगे मैम डब्ल्यूबीसी जो देगा वो तो हमें नेचुरल देगा यानी प्राकृतिक देगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम और क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका, कणिका जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये केंद्रक युक्त होती हैं। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ, ये क्या होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, इनको और क्या कहते हैं मैम? इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब मैं आप लोगों का पेन से मैं पढ़ाया करूंगी। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगा करके पढ़ाती रहती हूँ। क्या है? इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आप लोग साइड में कहीं लिखते चलिएगा। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है मैम? इनका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है, या कहीं कहीं 8 से 10 दिन का भी देता है। ऑप्शन बेस पे आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, ये क्या करता है मैम? ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करता है। जैसे सैनिक हमारे देश की बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर का सैनिक पुलिस कौन होता है? पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को, इसको हमारे शरीर का पुलिस कहते हैं या सैनिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो 8,000 से लेकर के 10,000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है हमारे शरीर में। ठीक है, के का मतलब 1000 होता है, इतना तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो तो जान ही गए होंगे। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? ऑप्शन ए एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी कोर्टिसोन, ऑप्शन सी नॉर एड्रीनेलिन, ऑप्शन डी इनमें से सब। आप अपना आंसर कर दे, क्या होगा इसका आंसर का? मुझे याद कि क्या इसका आंसर होगा, आप बता रहे होंगे। आपने क्या बता दिया? आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। एड्रेनलिन है, कोर्टिसोन है एंड नॉर एड्रेनलिन है। ये तीनों जो है हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त की प्रवाह को बढ़ा देते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जानते चले। आप कहोगे मैम ये जो है हार्मोन एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन एवं कोर्टिसोन तथा अन्य स्रावित सहायक होकर निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। चलो खैर, इसमें कोई विस्तार से दिया ही नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 का आंसर कर दे। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्या ये सही है? ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी विवादित है, ऑप्शन डी संबंधित नहीं है। आप 14 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम उद्दीप्त मतलब क्या होता है? तो उद्दीप्त का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग। ठीक है, यानी क्या होता है? बड़ी आंत में जो होता है क्रमांकुंचन होता है। तो मैम ये चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दे। फेफड़े के वायु कोश किस उपकला यानी इपिथेलियम के बने होते हैं? कई जगह आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में मिलता रहता है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ऑप्शन ए शल्की, ऑप्शन बी स्तंभाकार, ऑप्शन सी रोमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम फेफड़ा जो होता है हमारे श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। मैम कैसा फेफड़ा होता है? आप लोगों को मैं हर प्रैक्टिस सेट में बनाते हुए चलती हूँ। ये आपका फेफड़ा हो गया, ये सारी क्या हो गई? एल्बुलाई हो गई। ये जो है सी आकार का छल्ला है, ये आपके फेफड़े में होता है। ठीक है, यही ट्रेकिया होता है, लैरिंक्स एंड फेरिक्स होता है, और यहीं पे क्या होता है? ब्लड का
प्योरिफिकेशन होता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा मैम, ये शल्की होते हैं। कैसा होगा, रेड कलर का होगा, शल्की होगा, और क्या होगा, चपटा होगा। ठीक है, ये चीजें ऐसे होती हैं फेफड़े। ठीक, 16 नंबर क्या कह रहा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। 16 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम हमारी हड्डी के प्रोटीन में जो बोन का प्रोटीन होता है उसको हम लोग पहले क्या कहते हैं, उसको हम लोग ओसीन कहते हैं। क्या कहते हैं, शायद CS हो, नहीं C होगा। ठीक, क्या कहते हैं, ओसीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत होता है मैम, 38% भाग होता है। किसका, ओसीन प्रोटीन का भाग 38% होता है। बचा जो 62% है, ये क्या होता है मैम, ये अकार्बनिक लवण होते हैं। मैम अकार्बनिक लवण क्या हो गया, तो अकार्बनिक लवण ही क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट होते हैं। ठीक है, इनकी लवणों की उपस्थिति के कारण ही हमारे जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोन्स हमारे कठोर होते हैं और क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, किसके उपस्थिति के कारण, कार्बनिक पदार्थ के कारण। वो कार्बनिक पदार्थ है कौन सा, कैल्शियम फास्फेट है। क्या है, कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, मैग्नीशियम फास्फेट होता तो वो भी आंसर हो जाता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फास्फेट की वजह से हमारी हड्डी क्या होती है, कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। एक दिन मैंने ये भी कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट कराया था। ऑप्शन ए 100 से 200, ऑप्शन बी 50 से 100, ऑप्शन सी 200 से 300, ऑप्शन डी 500 to 600। आप बता दे क्या होगा 17 का आंसर। आप कहोगे मैम जो इसका आंसर होता है सीधे सीधे आप जान लो 600 प्लस होता है। किसकी हड्डियां, किसकी चीजें, मांसपेशियों की। अगर आपको एग्जैक्ट जानना हो मैम कितना होता है तो 639 आप रट करके रख लीजिएगा। ठीक है, या तो 600 प्लस याद कर लीजिएगा या तो 639 रख लीजिएगा याद। हमारे शरीर में जितने भी मसल्स होते हैं वो 639 होते हैं, 639 होते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक पेशियां जो होती हैं हमारी पीठ में पाई जाती हैं। हमारी बैक में 180 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर आप चाहो तो ये भी याद करके रख सकते हैं कि मैम ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये हमारे पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, पेशियां क्या करती हैं, कोशिकाएं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, जबकि आंखों की आइरिस एवं सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पे बता दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो आप जान लिए कि मैम 180 जो मांसपेशियां होती हैं हमारे पीठ में होती हैं, टोटल कितना होती हैं, 639 होती हैं। ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दीजिए। जीव द्रव्य जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं की कार्बनिक अणुएं क्या है, प्रोटीन है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी वसा और न्यूक्लिक अम्ल है, ऑप्शन सी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA RNA आदि हैं। आप बता दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन आंसर अच्छा है। आप बता दे क्या होगा, आप कहेंगे मैम वसा का न्यूक्लिक अम्ल जिसे DNA और RNA कहते हैं। क्या कहते हैं, DNA और RNA कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें। इसको क्रम से लगाना है। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। एक दिन और प्रैक्टिस सेट में किसी कराए थे। आप बता दे क्या होगा, आप कहोगे मैम समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना, सुनना। अब आपको करने का मैं तरीका बता रही हूं कि सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, मूल्यांकन। सबसे लास्ट में C कहाँ है, आप कहेंगे मैम सबसे लास्ट में C केवल एक ऑप्शन में है, तो क्या मैम यही हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल यही आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न को टैकल करते हैं। अब आप सुनो, आप कहोगे मैम सबसे पहले सब लोग क्या करते, अटेंशन प्लीज। तो क्या होता, हम लोग उधर ध्यान देते हैं, नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आएगा, सुनना। ठीक है, फिर क्या होगा, हम सुन करके समझेंगे। अच्छा ठीक है, आपने ये कहा, अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए समझ गए। ठीक, सुनते रहिएगा। पहले मैंने कहा अटेंशन प्लीज, आप लोगों ने कहा अच्छा चलो मैम बुला रहे, देखो क्या बुला रहे हैं। ठीक,
फिर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का एलटी का वैकेंसी आ गई, आप लोग फॉर्म ओटीआर भर करवा लें, रजिस्ट्रेशन फिर फॉर्म फिल करने। आप लोग समझ गए? आप लोग अच्छा 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 मैम, हम समझ गए ठीक। ओटीआर कराना है, फिर फॉर्म भर लेना है ठीक। फिर आप क्या करोगे, उसे याद रखोगे कि मैम ने क्या कहा था कि पहले ओटीआर फिर फॉर्म, ठीक। तो आपने याद रख लिया, ठीक है। फिर ये करने के बाद आप फॉर्म भरोगे तो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाते हैं। बस केवल एक हम लोग जान गए, उतने में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। तो कूट वाले क्वेश्चन बस समझना होता है, थोड़ा सा माइंड लगा करके, बाकी करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर, 20 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय यानी बच्चों में कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी श्रेणीकरण, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। 20 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 20 का आंसर हो जाएगा बी यानी श्रेणीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यहां भी देख लो, पूछ दिया है अच्छे नेता में क्या होना चाहिए, नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, बाय बर्थ कुछ नहीं होता है, समझे। बाय बर्थ वाली चीज को हमें स्किप कर देना है। तो जिसमें ए है उसे एलिमिनेट कर दीजिए। ए इसमें है, एलिमिनेट हो गया। ये इसमें एलिमिनेट हो गया। जो हम जानेंगे कि 100% ये होना ही होना है, उस आधार पे क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, तो क्या वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं? जी हाँ, दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते तो वो नेता नहीं होते। तो ये गुण तो उनका हम मान करके चलेंगे। तो आप कहोगे मैम अगर हम ये गुण इनका मान लें तो यहाँ भी नहीं है, तो हम लोग का आंसर मिल गया। जी हाँ, आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब क्या है, दायित्वों का प्रत्यायोजित करने में समर्थ होते हैं, स्वभाव से स्वेच्छाचारी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे स्वभाव से स्वेच्छाचारी हों, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा बी। बी एंड सी बोथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दें। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट लूज हो जाता है। फिर वो क्या होता है, कितना प्रतिशत वजन उसका कम हो जाता है, तो आप कहोगे मैम उसके शरीर का 10% जो वजन होता है वो कम हो जाता है। कितना प्रतिशत? 10% वजन कम हो जाता है। जन्म के चौथे दिन से वजन उसका फिर पुनः बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी इंक्रीज होने लगता है। कितने दिन से? चौथे दिन से, ठीक है। उसका वजन क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक। क्यों कम होता है? प्रारंभिक दिनों में जल की अधिक मात्रा की हानि हो जाती है, इसलिए शिशु के शरीर में निर्जलीकरण ज्वर हो जाता है। इस स्थिति को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो कितना प्रतिशत वजन कम होगा? आप कहोगे मैम 10%। और कैसे हो जाता है? यहाँ पे रीजन दे रहा है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ये तो तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। इसका आंसर हो जाएगा मैम, वह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। पहले तो वो पेट में रहता है, वहां पे चीजें वो अपना 9 महीने तक मस्त पड़ा रहता है, कोई उसे ना शोर करता है, ना चिल्लाता है, ना उसे हिलाता डुलाता है। लेकिन जैसे बच्चा वातावरण में अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है, इस चक्कर में उसका वेट क्या होता है, लूज हो जाता है। कितना प्रतिशत होगा मैम? 10% हो जाएगा, ठीक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक होगा? अब आप कहोगे मैम ये क्या है, तो ये डिप्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे, बड़े बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है, उसके लिए डीपीटी का टीका आवश्यक है। तो कौन सा टीका आवश्यक है? डीपीटी का टीका क्या है? आवश्यक है, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिप्थीरिया, परट्यूटिस एंड टिटनेस। क्या हो गया? डिप्थीरिया, परट्यूटिस एंड टिटनेस। परट्यूसिस यानी काली खांसी, ये 3 रोगों से बचाव में दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी क्या है? बैसिलस कैलमेट यूरिन है। यह 6 रोग में लगाया जाता है। शिशु को जन्म के बाद
पहला टीका अगर कोई लगता है तो बीसीजी ही लगता है, 24 घंटे के अंदर कोई वैक्सीन लगता है तो बीसीजी ही लगता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दो। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 400 ml से 800 ml, ऑप्शन बी 1.2 लीटर, ऑप्शन सी 500 मिलीलीटर, ऑप्शन डी ml यानी मिलीलीटर, ऑप्शन डी 850 ml। आप बता दे 24 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 400 से 800 ml जो होता है पर डे दूध स्रावित होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है मैम? तो WHO के अकॉर्डिंग है। किसने ये अनुमान लगाया है? ये WHO ने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दें। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? ऑप्शन ए श्वासावरोध है, ऑप्शन बी जन्मजात असामान्यताएं हैं, ऑप्शन सी पूर्णकालिक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा। बच्चे का श्वास अवरोध हो जाए तब भी है, जन्म में असमानताएं हो जाए तब भी है, और पूर्णकालिक बर्थ ना हो तो भी ये चीजें होती हैं। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। गर्भकालीन अवस्था की द्वितीय अवस्था क्या है, यानी सेकेंड स्टेज क्या है? आप आंसर कर दीजिए। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए डिम्ब अवस्था है, ऑप्शन बी गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, ऑप्शन सी भ्रूणावस्था है, ऑप्शन डी बीजावस्था है। आप इसका आंसर कर दे क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा सेकंड अवस्था भ्रूणावस्था है। लेकिन मैम पहला अवस्था क्या है? तो पहला अवस्था जो होता है बीजावस्था होता है। क्या होता है? बीजावस्था होता है। बीजावस्था कब से कब तक होता है मैम? तो कंसीव जब होता है, यानी प्रेगनेंसी से लेकर के गर्भधान से लेकर के कब तक होता है? 2 वीक तक होता है। कितने तक होता है? 2 वीक तक बीजावस्था होता है। सेकंड अवस्था क्या है मैम? भ्रूणावस्था है। तो भ्रूणावस्था कब से कब तक होता है? तो तीसरे वीक से लेकर के, कहां से? तीसरे वीक से लेकर के दूसरे माह तक होता है, यानी थर्ड वीक टू सेकंड माह। ठीक है, यानी मंथ। अब थर्ड स्टेज क्या होगा? आप कहोगे मैम गर्भस्थ शिशु की अवस्था होगी। थर्ड स्टेज क्या होगी? गर्भस्थ शिशु की अवस्था होगी। ये कब से कब तक होती है मैम? तो ये तीसरे मंथ से लेकर के जन्म तक, यानी क्या है बर्थ तक ये चीजें होती है। अब आपको ये चीजें भी रिवाइज हो गया कि मैम पहला अवस्था बीजावस्था है। कहां से कहां तक एक बार आप लोग सुन लीजिए। गर्भ धारण से लेकर के 2 सप्ताह तक है। दूसरा स्टेज भ्रूणावस्था है। तो भ्रूणावस्था मैम कहां से कहां तक है? तीसरे सप्ताह से लेकर के दूसरे मंथ तक भ्रूणावस्था होता है। थर्ड स्टेज होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये तीसरे महीने से लेकर के जन्म तक होता है। ठीक, आपका ये रिवाइज हो गया। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी, अब मैं पहले की तरह सारी चीजें डिस्क्राइब करके पढ़ाती चलूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करते। वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गर्भनाल कहेंगे, ऑप्शन बी ओवम कहेंगे, ऑप्शन सी गर्भाशय कहेंगे, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। आप लोग कहो तो मैं एक बार फिर से अपना ट्रिक यहाँ रिवाइज करा दूं आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को याद कराती हूँ। आप कहोगे मैम एक बार बता ही दीजिए। तो माता से पूछा है, पहले माता आई है, तो जहां पहले पेरेंट्स आएगा वहां क्या आएगा? आप कहोगे मैम वहां प्लेसेंटा आएगा। क्या आएगा? वहां प्लेसेंटा आएगा। तो क्या हो जाएगा? गर्भनाल हो जाएगा। माता की जब बात आएगी तो प्लेसेंटा आएगा, और अगर जब शिशु की बात आएगी तो अम्बिलिकल कार्ड आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भनाल। क्या हो जाएगा? गर्भनाल हो जाएगा। ठीक है, गर्भनाल हो जाएगा। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28। स्त्री के अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन सी रिलैक्सिन होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। आप आंसर बता दे क्या होगा? स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? तो आप कहोगे मैम ये सारे हार्मोन जो होते हैं स्त्री, सॉरी, क्या होगा? ये सारे हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है, यानी 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग ये भी सुनते चलो कि ये हार्मोन के थोड़ा समय इसके बारे में बता दूं, एकदम भी मैं ना निकल जाऊं। एस्ट्रोजन होगा जो, इसका श्रावण कहाँ से होता है?
तो ग्राफियन नामक एक पुटिका पुटिका होती है, ग्राफियन नामक एक क्या होती है, पुटिका होती है। वहां से क्या होता है, एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। कहां से होता है, ग्राफियन पुटिका द्वारा। जबकि रिलैक्सिन का श्रावण कहां से होगा, तो आप कहोगे मैम रिलैक्सिन का जो श्रावण होता है ये कहां से होगा, प्लेसेंटा से होगा। कहां से होगा, सॉरी कहां से होगा, प्लेसेंटा से होगा। रिलैक्सिन का श्रावण कहां से होगा, प्लेसेंटा से होगा। ठीक है, ये शिशुओं के जन्म में क्या होता है, सहायक होता है। बर्थ में क्या होता है, सहायक होता है। रिलैक्स इसका नाम ही है, रिलैक्सिन। इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये जो भी कोई कार्य कर रहा होगा तो अच्छा ही कर रहा होगा। ठीक है, आप लोग एक सेकंड दे दीजिए, मैं पानी पी लूं, मुझे नींद लग रही है। मैं स्कूल से आती हूँ ना, फिर मैं आप लोग का तुरंत बैठ जाती हूँ, खाना खा करके मैं बैठ जाती हूँ वीडियो शूट करने। ठीक है, फिर करते करते मुझे 4 बज जाता है, 3:30 पौने 4 हो जाता है। अभी कितना टाइम हो रहा है, देखो 4:19 हो रहा है। ठीक है, और 4:19 पे वीडियो कितना शूट हुआ, 35 मिनट। अभी आप लोग सोच लो 1 घंटे का वीडियो शूट करना है तो कितना बच जाएगा, 5 मुझे ऐसे ही बच जाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा ये सब करने मुझे टाइम लग, मैं बिल्कुल भी स्कूल से आके सोती नहीं हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड दे दीजिए आप लोग, मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग अपना आंसर पढ़ के देते रहे। बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। एरिक एरिक्सन के अनुसार पूछ रहा है, तो आप कहोगे मैम इनके तो बहुत से चरण हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व है, ऑप्शन बी ईमानदारी है। हम लोग शाम को 5 बजे वाले क्लास में इस समय हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये सब हम सबके सिद्धांत पढ़ाएंगे। ठीक है, एरिक एरिक्सन के क्या है, और जिन पियाजे के क्या है, जो जरूरी जरूरी है जो उस बुक में दिया है मैं सब कराऊंगी। आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट करिए, और शाम को 5 बजे जुड़ करके आप लोग क्या करें, वहां पे आकर के आप लोग अपना थ्योरी पढ़ा करें। ठीक है, वो क्लास छोटा होता है, ठीक, कभी प्रीमियर चलता है, कभी ऐसे ही अपलोड हो जाता है, तो वहां आकर के भी आप लोग पढ़ लिया करें। ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए ही चलाया जाता है। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे जो हो जाएगा, विश्वास वर्सेज अविश्वास हो जाएगा, यानी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट हो जाएगा। ये कब से कब तक शुरू होता है, तो जन्म के 2 वर्ष तक बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा खिलाते पिलाते लाड प्यार से उनके साथ हंसते बोलते उनके भीतर के प्रति, उनके भीतर क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज होगा इनका, यही इनका पहला स्टेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दें। 30 क्या है, आप कहोगे मैम मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी मोटर विकास। आप बता दें, आप कहेंगे मैम मानसिक क्षमताओं के विकास को हम क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, आप कहोगे मैम जिन पियाजे ने दिया। किसने दिया है, संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। इसका सिद्धांत जिन पियाजे ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, जिन पियाजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दे। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्थाएं नहीं है या है, आप लोग जरूर मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए प्राक रूढ़िगत है, ऑप्शन बी पियाजे संक्रियात्मक है, ऑप्शन सी रूढ़िगत है, ऑप्शन डी पश्च रूढ़िगत है। 31 का आंसर करते आप लोग क्या होगा, आप कहोगे मैम कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक सिद्धांत की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, और क्या है, उत्तर रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, ये किसने दिया है, कोहल वर्ग ने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी, यानी पियाजे। 31 का संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन अवस्था नहीं आती है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये पियाजे संक्रियात्मक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी 3 आप लोग पढ़ ले। हमने कहा भगवान जी ये हम नहीं का नहीं, देखिए यही मैं कहती हूँ ना, हम खुद मार्क करके खुद नहीं को मैं भूल गई। मैं सोच रही हूँ कि कैसे हाँ कर रहा, कैसे पियाजे आएगा इसमें। ठीक है, यही होता है प्रश्न आंसर। जब आप OMR पे करने जाए, जब भी आप OMR पहले पेपर पे सॉल्व कर ले,
उसे मार्क कर लें कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, कि पहले का भी सही होगा कि ये सही होगा। फिर हम वो एमआर को उठाएं और फिर से पढ़ते हुए वो एमआर को भरते हुए चले जाना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ही चांस होते हैं। जब आप लोग का एग्जाम करीब आएगा तो मैं आप लोग को ये भी प्रैक्टिस करा दूंगी कि ओएमआर को कैसे भरते हैं, कैसे तुक्का लगाते हैं, कौन से क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैं ये भी बताऊंगी जब आपका एग्जाम करीब आएगा तब। अभी आपको मेहनत करनी है, तुक्का और उसके बल पे हमें नहीं रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दें। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। कैसे हम पहचानेंगे कि बच्चे का ग्रोथ धीमे हो रहा है? ऑप्शन ए, गति कुशलता समन्वय में देरी। ऑप्शन बी, बोलने में देरी। ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवहार में देरी। ऑप्शन डी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। आप कैसे जानोगे कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, स्लोली स्लोली हो रहा है? तो आप कहोगे मैम जब वो गति होता है और कुशलता में समन्वय देरी से करेगा तो हम जानेंगे कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट जो है स्लोली स्लोली हो रहा है, ठीक है। यानी वो चलने फिरने वाली जो भी मंथ होता है उसमें नहीं होगा तो हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दे। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। ऑप्शन ए 20 से 50, ऑप्शन बी 20 से 39, ऑप्शन सी 25 से 55, ऑप्शन डी 25 से 60। संदर्भ आयु किस वर्ष की होती है? अब संदर्भ आयु क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप कहोगे मैम संदर्भ आयु यानी रेफरेंस एज जो हो गया ये कहाँ दिया जाता है? ये आरडीए में होता है, दिया जाता है। कितने से कितने होगा? या बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आरडीए पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा 20 से 39। लेकिन अब कितना हो गया है? अब नया जो आरडीए रिवाइज होकर के आया है तो 19 से 40 हो गया है। आप लोग जा करके देख लीजिएगा कि शायद 19 से 39 ही है क्या। एक इधर कम हुआ है, एक इधर कम होकर के शायद आप लोग एक बार चेक करके मुझे बताइए तो, ठीक है, कि आरडीए में 19 से 39 ही दिया है कि 19 से 40 कर दिया है। ये आप लोग एक बार मुझे रिवाइज करा दीजिएगा। एक बार मुझे अभी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 19 से 39 ही है, एक यहाँ से कम कर दिया है। संदर्भ आयु आरडीए में कितना दिया है? फिलहाल आपके इस बुक में 20 से 39 दे रहा है। इस आंसर के हिसाब से हम ये चलेंगे। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की आया है उसमें क्या आया था? जो 2020 में आया था उसमें 19 तो मुझे पूरा पूरा याद है कि 19 है, लेकिन इधर का 39 है कि 40 है, ये मैं कंफ्यूजन में हूँ। आप मेरे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दें। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए, घर निभाएगा, स्कूल निभाएगा, वन निभाएगा, कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम सुयोग्य नागरिक जो होगा वो कौन बनाता है? वो तो दायित्व विद्यालय पे ही जाना चाहिए मैम। आप अपना आंसर क्या दे रहे हैं पहले हम आपका देख लें। आप कहोगे मैम सबसे पहले अपने घर का होता है। पहले क्या है? घर में होगा। एक सेकेंड, घर नहीं मैम, आप सही बता रही हैं। ये सारे दायित्व जो होते हैं स्कूल के होते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा हो उसे बहुत अच्छे से आपको हैंडल करना होता है, ठीक है। पहले वो क्या होगा? एक सुयोग्य नागरिक होगा, ठीक है। फिर वो समाज परिवार के दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाएगा। इधर आ जाओ, 35 का आंसर करते हैं आप। दांतों के प्राथमिक सेट जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं में कितने दांत होते हैं? यानी वो पूछ रहा है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। आप बता दें 12 होगा कि 20 होगा कि 18 होगा कि 24 होगा। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम दूध के दांत जो होते हैं ये तो हर कोई जानता है कि 20 होता है, लेकिन एक बार इसी पे दंत्र शुद्ध हो जाए और दंत्र के प्रकार हो जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये क्या है? टीथ के टाइप हैं। और दंत सूत्र क्या होगा? एडल्ट का पहले आप लोग देखिए, 21 23 बटे 21 23 गुणे 2। ये क्या है? एडल्ट सूत्र है। अब चाइल्ड वाला देख लें, 21/03 अपॉन 21/03 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे कौन सा दांत 0 0 हो गया मैम? तो जो प्री मोलर है यानी पीएम वाला दांत है ये बच्चों में क्या होता है? अब्सेंट होता है। दांत के प्रकार पढ़ा दिए, दांत के सूत्र पढ़ा दिए। एडल्ट के दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। लाइफ में कितने बार दांत निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। टोटल दांत पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? आप कहोगे मैम 52 दांत। अब आप कैसे मैम 52 दांत गिन दी?
32 दांत आपके हैं? क्यों? जी मैम 32 दांत हैं। आज जो 20 टूट गया, टूट करके निकला, तो 32 20 कितना हो जाएगा? आप कहोगे मैम 32 20 आपका हो जाएगा 2, और 3 2 5, 52। आया कि नहीं आया? आप कहोगे मैम जी मैम आपका सही बताइए आप कि हमारे पूरे लाइफ काल में, पूरे जीवन भर में, जब तक हम पैदा होते जब तक डेथ नहीं हो जाती है, यानी एक व्यक्ति का जो भी जीवन कार्यकाल होगा उतने में कितनी दांत निकलती है? तो आप कहोगे मैम 52 दांत निकलता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन लगे जरूर बताइएगा कि मैम क्वेश्चन अच्छा था। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, टाइम क्यों देना है आपको? टाइम देना है ताकि मैं थोड़ा सा, मेरा इस मोबाइल पे कुछ हो रहा है, मैं देख लूं क्या बार बार टिक टिक मैसेज आ रहा है। कोई जरूरी तो नहीं है। आप लोग इसका आंसर देते चले 36 का। आप लोग अपना कार्य कर ले, मैं ऊपर कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आप बता दीजिए क्या है। 36 में क्या है? मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव मिति, ऑप्शन बी क्लिनिकल यानी नैदानिक विधि, ऑप्शन सी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि, ऑप्शन डी आहारी सर्वेक्षण। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कर दे क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा 36 का, क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी तकनीकी है जो शारीरिक आयाम को मापने में आती है? तो आप कहोगे मैम एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव मिति जो होती है शारीरिक आयाम को नापने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कर दे। 125 का आधा कितना होगा? आप कहोगे मैम 100 का आधा हो जाएगा 50, और 24 दूना 25, 24 24, नहीं 12 12 24, तो 50 और 12 कितना हो गया? 50 10 60 यानी 62। 63 क्वेश्चन अगर मैं कराऊं तो आपका 50-50 होगा, और हम लोग 63 क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखे रहिएगा, और आप लोग बताइएगा 63 क्वेश्चन में से आपका कितना सही भी होगा। ठीक है, अब आप बता दें 37 का क्या है। मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। ऑप्शन ए खाद्य मूल्य से में लाभ जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी श्रम साध्य उत्पाद जोड़ने की विधि है, ऑप्शन डी लाभ को प्रत्येक उत्पाद की दाम से जोड़ना। आप बता दें 37 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम 37 का ए हो जाएगा, यानी खाद्य मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कर दें। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम है। आप लोगों को क्रम लगाने के लिए बहुत क्वेश्चन देता है। जैसे एक हो गया सिल्क में देता है, वो अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा में, एडपॉस में देता है क्रम लगाने के लिए। बीमारी जो देता है विटामिन ए से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें क्रम लगाने के लिए देता है। एक दिन मैं देखूंगी अगर मुझे टाइम मिलेगा। मेरे पास मेन चीज ना कोई टाइपिस्ट नहीं है, मैं किताब खरीद करके फोटो खींच के आप लोग को पढ़ाती हूँ। अगर कोई टाइपिस्ट मुझे मिल जाता ना कि जो मुझे क्वेश्चन टाइप करके देता, तो मैं बताती। मैं ये आप लोग का क्रम लगाने वाला ना, जैसे सिल्क उत्पादन में क्रम क्या है, कॉटन बनाने में क्या क्रम है, मैं ये सब सीक्वेंस वाला एक दिन आप लोग को क्वेश्चन केवल सीक्वेंस वाला ही करा देती, आप लोग का सारा कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन चलिए खैर, मैं कोशिश करूंगी कहीं से भी कुछ भी करके। फिलहाल आप यहाँ देख लें क्या होगा। आप कहोगे मैम अभी आप बताई थी कि ध्यान दो, अटेंशन प्लीज, तो सबसे पहले तो ध्यान आएगा, तो ध्यान सब में है। ठीक है, फिर ध्यान के बाद आपने मैम कहा था, ध्यान के बाद अच्छा अच्छा मैम हम समझ गए। वो ट्रिक याद आ रहा आपको? आपने कहा जी मैम, अच्छा 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 मैम हम समझ गए समझ गए। ठीक है, तो वो जो समझ गए है, इसी से आंसर आ गया। आप कहोगे मैम बिल्कुल मैम, हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि पहले कोई भी हम लोग से कहेगा, माइक पकड़ेगा, कहेगा अटेंशन प्लीज, तो हम लोग समझेंगे कि मैम वो ध्यान देने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कृपया ध्यान दें। होता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन पे भी बोला जाता है। तो ध्यान देने का मतलब अटेंशन हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? अच्छा, यही कह रही थी ध्यान देने के लिए कि ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई है। ठीक, तो अब अच्छा हम समझ गए, ट्रेन लेट है इसीलिए कही है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? समझ हो गया। फिर थर्ड पे क्या हो गया? अनुभूति हो गई। देन अवधारणा हो गया। देन सीखना हो गया। अब इस तरीके से आपको जब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आए तो पहले आपको मेरी बातें याद रखनी है। अटेंशन प्लीज, अच्छा मैम ध्यान देने के लिए कह रही, अच्छा 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 मैम हम समझ गए। ओ वही आपका रोज घिसा पीटा है, रोज 10:40 पे आती हैं, प्रैक्टिस सेट कराती हैं, चली जाती हैं, हम समझ गए मैम समझ गए। ठीक है, अब आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आप 39 का आंसर कर दें। 39 क्या है?
मस्तकोद्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मैं आप लोग को हमेशा पढ़ाती हूँ, एक तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए पैरों से सिर की ओर डेवलपमेंट होगा, ऑप्शन बी सिर से हाथ की ओर होगा, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर होगा, ऑप्शन डी पैर से हाथ की ओर होगा। जब भी ऐसा ऑप्शन दिया हो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। देखो शब्दों को इधर से उधर घुमाया गया है। मस्तक का मतलब क्या होता है? आप कहोगे मैम मस्तक का मतलब सिर होता है। सब लोग कहते हैं ना, क्यों अपना माथा ठोक रही हो, जा करके कुछ कर लो, ठीक है, क्यों माथे पे हाथ दे करके बैठी हो। तो यही क्या हो गया? मस्तक हो गया, यानी सिर हो गया, ठीक है। तो किधर होगा? मस्तकाधुमुखी विकास, तो यानी सिर से लेकर के टो तक विकास होगा, यानी पैरों तक विकास होगा, ठीक है। इधर से विकास होगा, इधर से लेकर के इधर होगा, ठीक। तो आप क्या कहोगे मैम? सिर से लेकर के पैर की ओर विकास होता है। ये सारे क्वेश्चन तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं इतना बार आपको रटा चुकी हूँ, एक से एक ट्रिक बता करके बकवास बकवास आप लोग को रटा चुकी हूँ कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें जो होता है प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है मैम? उसमें केंद्र से परिधि की ओर होता है। कहाँ से होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी पहले डेवलपमेंट सेंटर में होगा, फिर इधर उधर साइड में क्या होता है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करते हैं। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी एल बैले ने, ऑप्शन सी जिन पियाजे ने, ऑप्शन डी बी बेल्डविन ने। आप अपना आंसर कर दे 40 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम जिन पियाजे ने दिया है। आप लोगों से मैं कहती हूँ ना, अब इधर आ जाइए, तो कहती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसे मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम हम लोग तो यही है, कहाँ आए आदत हो गई है ना। तो जैसे आप लोग को पढ़ाते तो ऐसे उन कहते, मैम सब क्या कहते बच्चे, पहले मैम ऐसे नहीं बोलती थी, अब पता नहीं क्यों मैम कहती इधर आ जाओ। मैम किधर आए, हम लोग अपने सीट पे ही तो बैठेंगे। तो वो सब मुझे ऐसे चिढ़ाते रहते, ठीक, इधर आ जाओ, जैसे पेज चेंज होता है ना, अब इधर आ जाओ आप लोग, तो वो सब बच्चे कहते मैम किधर आए प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए एल डी केल्स ने, ऑप्शन बी ओपी दहामा ने, ऑप्शन सी डी एसमिंजर ने, ऑप्शन डी एम सी बुरेट ने। आप बता दे 41 का कौन ये परिभाषा दिया है? तो आप कहोगे मैम ये परिभाषा दिया है एल एल डी कैल्से ने। किसने दिया है? एल डी कैल्से ने। क्या दिया है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। किसने कहा है? ये छोटा सा परिभाषा है, जितने भी छोटे से परिभाषा होंगे आप लोगों को याद करना है। लेकिन परिभाषा एक दिन मैं खुद आप लोगों को कराऊंगी। कब कराऊंगी? जब एग्जाम नजदीक आएगा तब कराऊंगी, ठीक है। और इतने अच्छे से ट्रिक बना बना करके बताऊंगी कि आपको सब लर्न हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग भरोसा बनाए रखिएगा मेरे पे। लेकिन ये नहीं कि आप केवल मेरे 10-40 के क्लास से नौकरी पा जाएंगे, आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। आप अपना खुद सेल्फ स्टडी करें, सब चीज का नोट्स बनाएं, जो चीजें मिले उसे घर पे बैठ करके पढ़ते रहें, लिखते रहें। जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं उतनी चीजें हमें अच्छे से लर्न होती हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले आप क्या करो, कान में ब्लूटूथ लगा लो, मोबाइल रख दो सामने, मोबाइल चल रहा, ब्लूटूथ लगा हुआ है, उसके बाद पढ़ते जा रहे हैं, कॉपी पेन ले लो, फटाफट लिखते रहो। जितना हाथ इधर चलता है उतने चीजें माइंड में हमारे छपती है। ना हो तो कभी भी आजमा करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका उदाहरण होगा? यानी कोचिंग सेंटर खुला है और हमारे कॉलोनी में आकर के प्रचार कर रहा है और वो पर्चा भर भर दे करके जा रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए मौखिक माध्यम होगा। क्या वो मुख से बोल रहा है? नहीं मैम। क्या वो स्थानीय माध्यम होगा? वो सम्मिश्रण माध्यम होगा, वो अप्रत्यक्ष माध्यम होगा। तो एक को तो मैंने काट दिया, अब बता दो 3 बचे, 3 में क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम वो स्थानीय माध्यम है, यानी स्थान की चीजें हैं। हमारे कॉलोनी में कोचिंग सेंटर खुला है तो बहुत होगा 5-7 किलोमीटर के एरिया तक वो प्रचार करेगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। यूनिसेफ आपको संस्थाएं पढ़नी है। WHO क्या है, यूनिसेफ क्या है, केयर क्या है, नेप्सिड क्या है, ये सारी संस्थाएं हमें पढ़नी है। इनका वर्क क्या है, ये कब इनका डेवलपमेंट, इनका कब स्थापना हुआ, यानी फॉर्मेशन कब हुआ, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1949। तो आप कहोगे मैम 1946
डेट भी कोई बता दे, आप लोग नहीं बताओगे। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था, ठीक है। 44 का आंसर कर दे। आरंभिक बाल्यकाल, फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लें, ठीक है। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। किसकी? बाल्यकाल एवं देखभाल विकास की बात कर रहा हूँ, भी पूरा विश्व भर में। ऑप्शन ए एनआईएन है। क्या एनआईएन है? बिल्कुल नहीं मैम। आईसीएमआर है? बिल्कुल नहीं मैम। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च होगा। एनआईएन का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। आईसीडीएस होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब आप बता दो, कह रहा विश्व भर में, तो विश्व भर वाली एक ही संस्था दिख रही है। आप कहोगे मैम विश्व भर में केवल एक संस्था दिख रही है, विश्व भर के लिए कह रहा है, तो यहाँ चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अगर ऐसे है तो आईसीडीएस होगा। हम विश्व भर के सबसे बड़े सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम आईसीडीएस है। कोई बताएगा आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर मैं बता दे रही हूँ। आप लोग डेट सन बता दो, तो आप लोग कहोगे मैम 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 45 का आंसर कर दे। अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है। ऑप्शन ए, जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, जो अशिक्षित है पर सीखने को प्रोत्साहित नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा नहीं जा सकते। आप बता दो ये किसके लिए है? तो आप तो मैम इसके ऑप्शन तो भी लग रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन क्या होगा इसमें? तो ये नहीं चुन पा रहे हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा। आप बता दो क्या होगा? आप कहेंगे मैम 45 का सबसे अच्छा अगर कोई दिया है तो ए दिया है, यानी जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सके उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है। 46 का आंसर करते। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किसने किया? तो आप कहोगे मैम श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किसने किया, कब किया, हम लोग सब पढ़ेंगे, बता दो। तो हैच द्वारा किया, यानी स्पेंसर हैच, अल्बर्ट मेयर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे अल्बर्ट मेयर इटावा परियोजना शुरू किए थे, ठीक। स्पेंसर हैच क्या किए थे? मारथंडम योजना की खोज की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर श्री निकेतन की स्थापना किए, और कब किए थे मैम? 1920 में। आपको ऐसे पढ़ते चलना है, जो भी आएगा उनका सन किसने स्थापित किया सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। 47 का आंसर कर दें। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए रेडियो होगा, ऑप्शन बी समाचार पत्र होगा, ऑप्शन सी टेलीविजन होगा, ऑप्शन डी पर्चा होगा। तो आप कहोगे मैम अभी वो बच्चे हैं, उनको हम कोई चीजें दिखा करके पढ़ाएं तो उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। जी बिल्कुल आप सही कही हैं। इसीलिए आप लोग देखते हो बच्चों का बुक आप लोग देखते होंगे 6 से लेकर के 9-10 तक, उनके बुक में जो एक चीज समझाया रहेगा उसका जरूर चित्र बना देगा, ताकि इससे बच्चा क्या है चित्र को देख करके और अच्छे से समझ ले, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होगा, तो ये टेलीविजन जो है बच्चे को सिखाने में मदद करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, डैश 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 नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। लोकतांत्रिक, लेस फेयर, तानाशाही एंड सामान्य। आप बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे मैम तानाशाही शब्द ही गड़बड़ है, ये तानाशाही वाली चीजें गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर दें। क्या है? मूक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन ए टेलीविजन है, ऑप्शन बी पत्र है, ऑप्शन सी टेलीफोन है, ऑप्शन डी रेडियो है। इन तीनों में से आप कहोगे मैम टीवी भी बोलता है, टेलीफोन भी बोलेगा, रेडियो भी बोलेगा, लेकिन पत्र नहीं बोलता है। पत्र को हम मनुष्य द्वारा बुलवाते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ करके बोलते हैं कि क्या इसमें लिखा है। तो मूक संचार यही हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। 49। अब इधर आ जाओ 50। यही है, इसमें आंसर नहीं दिया तो मुझे बड़ा दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ। 50 का आंसर कर दें। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए रामाभाई का है, ऑप्शन बी डब्ल्यू भट्ट का है, ऑप्शन सी ओपी दहामा का है, ऑप्शन डी एटी मोशर का है। आप कहोगे मैम कोई चीज जब भट्ट से गिरेगा क्या कहते? अरे भट्ट से गिरा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
ज्ञान का फैलाव हो जाएगा। यानी कोई चीज भट्ट से गिरा और फैल गया। क्या हो गया? कोई चीज भट्ट से गिरा और क्या हो गया? फैल गया। ये आपका ट्रिक है। जब भी आप देखोगे कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, आपको पूरे परिभाषा भर में केवल क्या याद करना है? उपयोगी ज्ञान का फैलाव। बस दो शब्द याद करना है, उपयोगी ज्ञान का फैलाव। क्या हुआ मैम? जैसे ही भट्ट से गिरा तुरंत क्या हो गया? फैल गया। क्या फैल गया भाई? ज्ञान फैल गया मैम, उपयोगी ज्ञान फैल गया। ठीक है, आप ऐसे याद करोगे कि जैसे भट्ट से गिरा क्या हुआ? जैसे भट्ट से गिरा तुरंत फैल गया। अब आपको कभी भी ये परिभाषा नहीं भूलेगा। आप अकेले में भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये परिभाषा भूले तो मुझसे कहिएगा। 51 का आंसर करेक्ट। ऐसे मैं आप लोग को परिभाषा याद कराऊंगी, लेकिन एग्जाम आ जाएगा तब। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई टाइपिस्ट हो, टाइप करके क्वेश्चन मुझे दे ले, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दूं, आप टाइप करके क्वेश्चन दो तो मैं पढ़ाऊं फिर अच्छे से। मैं अकेले क्या ही करूं भाई, कोई तो हेल्प करे मेरा। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन। ऑप्शन बी, अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम। ऑप्शन सी, अधिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र खेल। ऑप्शन डी, स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आजकल 5 PM वाले क्लास पे हम रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं कि स्वतंत्र खेल क्या है, सह खेल क्या है और अलगाव खेल क्या है। मैं ये सब करा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से करा रही हूँ। 5 PM पे इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है, जिनको देखना है जाकर के देख सकते हैं। 51 का आंसर कर दे, क्या होगा? 51 का आंसर करे, आप जल्दी करे, लेट हो रहा है। ठीक है, 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दे, क्या है? 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन बी, क्वीन मैरिज कॉलेज मद्रास। ऑप्शन सी, वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास। ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आप कहोगे मैम एक ही इसमें आंसर है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 53, रंगों का हल्कापन व गहरापन क्या कहलाएगा? यानी कलर का डलनेस एंड लाइटनेस क्या कहलाएगा? यू, वैल्यू, इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रम। यू तो कलर नेम हो गया, वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी क्या है? आप जल्दी से बता दे। आप कहेंगे मैम जो वैल्यू है रंगों के हल्केपन और गहरेपन के मान को वैल्यू डिफाइन करता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। और कलर का नेम यू हो गया, आप ये भी जान रही हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, टिंट होता है, एक शेड होता है। टिंट और शेड क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो तीव्रता होता है उसे इंटेंसिटी कहते हैं, रंगों का तीव्रता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। 54 का आंसर करते हैं, क्या होगा? 54 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। सबसे पहला ये होता है। ये कहाँ दिया हुआ है? क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? क्लास 10th के बुक में दिया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ ये करा करके फिर आप लोग को क्लास 10th के बुक से क्वेश्चन थोड़ा सा करा दो। 12th वाला तो खत्म हो गया, अब 10th 10 और 9 का करा दो। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक होती है। ऑप्शन ए, स्वर्ग की। ऑप्शन बी, मनुष्य की। ऑप्शन सी, पृथ्वी की। ऑप्शन डी, इनमें से किसी की नहीं। आप बता दे 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वर्ग की। जापानी पुष्प सज्जा में इकेबाना की जो सबसे बड़ी टहनी द्योतक होती है वो इस तरीके की होती है। किसको जाती है? आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ, सिन सो हाइकी जो होता है। क्या होगा? शिन सो हाइकी। तो जो सिन होता है सबसे ऊपर जाता है, शो होता है मनुष्य को प्रदर्शित करता है, और ये शिन वाला स्वर्ग यानी भगवान को होता है, और जो हाइकी होती है ये पृथ्वी को जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग डिग्री बता दीजिए कि कितने डिग्री पे क्या होगा, लेकिन ये आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। अब हम ही आप लोगों को बताऊंगी कि 90 डिग्री पे कौन होगा, 45 डिग्री पे कौन होगा, और 75 डिग्री पे क्या होगा। आपको ये चीजें मैं हमेशा पूछ रहा हूँ लेकिन कोई नहीं बता रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को डिग्री करा दूंगी। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, आप कहोगे मैम स्वर्ग हो गया। ये इकेबाना कहाँ की पुष्प सज्जा है? तो जापानीज पुष्प सज्जा है, जापान की पुष्प सज्जा है। 56 का आप आंसर कर दें,
कितना क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करें। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। आर्किटेक्ट यानी इंजीनियर जो होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए संरचनात्मक डिजाइन, ऑप्शन बी सूक्ष्म डिजाइन, ऑप्शन सी संरचनात्मक डिजाइन, ऑप्शन डी ज्यामिति डिजाइन। तो ज्यामिति डिजाइन क्या होगा? ऐसे होगा, वो हर समय कहीं भी सर्कल नहीं होता है, वो हर समय कहीं भी आप कोई भी डिजाइन देखेंगे, अगर इस तरीके का उसे फ्लावर भी बनाना है तो भी वो इस तरीके से क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके ही बनेगा। ये क्या होता है? ये ज्यामिति डिजाइन होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको जब भी दिखेगा तो इस तरीके का दिखेगा, कभी भी आपको गोल गोल संरचना नहीं दिखेगी। तो 56 का आंसर आपका डी ही हो जाएगा कि मैम क्या इस तरीके से कहीं घर बनता है? कहीं नहीं बनता है, ठीक है। तो 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 57 का आंसर आप कर दें। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए लय कहेंगे, ऑप्शन बी समरसता कहेंगे, ऑप्शन सी अवधारणा कहेंगे, ऑप्शन डी अनुपात कहेंगे। 57 का आंसर आप बता दें। आप कहेंगे मैम डी यानी अनुपात कहेंगे, ठीक है। 58 का आंसर कर दें। 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या कहते हैं? इस तरीके का जो रसोई घर हो गया, इसमें 3 दीवार हो गए, इसको हम क्या कहेंगे? एल आकार का रसोई घर कहेंगे। एल आकार का रसोई घर कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा इस तरीके से। डी आकार का रसोई घर, क्या आपने कभी डी आकार के रसोई घर देखे हैं? 3 दीवार वाला रसोई घर एंड यू आकार का रसोई घर। तो आप कहोगे मैम 3 दीवार वाला भी हम लोग कभी रसोई घर नहीं पढ़े हैं, ये आप जो बनाई हैं यू आकार का रसोई घर है, ठीक है। यहाँ पे सिंक हो गया, यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है, ये क्या हो गया मैम? सिंक हो, अरे 3 यू आकार का हो गया रसोई घर। 3 दीवार वाला कभी भी आप सही करके नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी रसोई घर बनता है, यानी ये आपका एक रूम मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी रसोई घर बनेगा, यानी 2 दीवार वाला रसोई बनेगा। इधर सेल्फ ढला हुआ, इधर ढला हुआ है, बीच में आप आ जा करके काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 3 दीवार वाला रसोई घर नहीं होता है। एल आकार के रसोई घर लगभग हर घर में होते हैं। मेरे घर में भी एल आकार का रसोई घर है, इस तरीके का मेरे घर में भी बना हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? ऑप्शन ए टेलीफोन है, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर है, ऑप्शन सी डीवीडी प्लेयर है, ऑप्शन डी टेलीविजन है। आप कहोगे मैम घरेलू उपकरण, वो भी समय हमारा बचा रहा है और हमारे श्रम को बचा रहा है, तो एक ही सिंगल बचता है प्रेशर कुकर, और इसके जगह पे एक और ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप कहोगे मैम क्या होगा? तो वो होगा मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर से आज हम लोग को कितना आराम मिलता है। मिक्सर हो गया, हमारे घर में वॉशिंग मशीन हो गया, इससे कितना हम लोगों को सुख मिलता है, ये हम महिलाएं ही जानते हैं। आप लोग इससे सहमत हो कि नहीं हो? बिल्कुल सहमत होंगे कि मैम हर घर में कुछ भी हो ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ भी आपके घर में सुविधा हो ना हो, लेकिन मिक्सर और वॉशिंग मशीन 2 चीज महिलाओं के लिए जरूर होनी चाहिए। उससे बहुत ही हेल्प रिलीफ मिल जाता है, सारे काम से फुर्सत पा लो, तो थोड़ा सा ये है कि इस काम से आदमी बच जाता है, ठीक है। इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घर में मानक उपकरण माना गया है? ऑप्शन ए फ्रियोन है, ऑप्शन बी बेंजीन है, ऑप्शन सी नियान है, ऑप्शन डी सल्फर है। हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब है, 3 क्वेश्चन और है। आप लोग बता दे 60 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम फ्रियोन जो है ये कहाँ से निकलता है, कोई ये बताएगा? आप कहोगे मैम ये प्रशीतक गैस है, ये क्या है? विषाक्त नहीं है, लेकिन क्या है, यही हमारे फ्रिज में चलता है, ठीक है। इधर आ जाओ। ओहो क्वेश्चन, अच्छा इधर इधर, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, फोटो खींचने में गड़बड़ हो गया है। आप लोग ये हमेशा जानते हो, मेरे साथ होता रहता। 61 यहाँ आ जाइए। अम्बी का क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हमने तो फोटो खींचा था। चलिए 61 का आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे हम लोग कार्य सरलीकरण को देख लेंगे, क्या संबंधित नहीं होगा? बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट एंड परिचालन चार्ट। क्या आप लोगों ने कभी परिचालन चार्ट पढ़ा है? आप कहोगे मैम इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक बार ये तो देख लीजिए। बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो बजट चार्ट नहीं हो पाएगा। बाकी प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट, ये सारी चीजें संबंधित हैं। इधर आ जाओ आप लोग। 62 कार्य निष्पादन पर व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए अनाड़ीपन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अक्षमता, ऑप्शन डी बेवकूफी। 62 का आंसर कर दें।
आप कहेंगे मैम 62 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यानी कौशल हो जाएगा। इसमें से यही एक आंसर भी बढ़िया था, केवल 62 ही हम लोग को करना था ना कि 63। चलिए 63 अब दिखा दिए तो कर ही देते हैं। कितना हो रहा था भाई, नहीं ठीक तो है, 62 ही हो रहा था ना। यही हम लोग खत्म करते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट 63 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। अब जब भी मैं कोई चीज लाऊंगी तो उसे मैं कोशिश करूंगी केवल पार्ट फर्स्ट और सेकंड ही बने, क्योंकि थर्ड फोर्थ होने में आप लोग भी उब जा रहे हो। समझ में मुझे ये आ रहा है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, आप लोग नया चाह रहे हो। तो मैं अब आप लोगों को ये इसका सेकंड पार्ट अपलोड करके, ठीक है, सुनते रहिए, भागिएगा नहीं, सेकंड पार्ट अपलोड करके जो मैं अपने हाथ से 1100 क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ, अब मैं उसे प्रैक्टिस सेट में फोटो खींच खींच करके जो भी एक दो पार्ट तीन पार्ट में होगा मैं उसे कराऊंगी। आप लोग तैयार रहिएगा। उसमें केवल आप लोग को सुनना रहेगा, उसमें तो आंसर लिखा रहेगा, केवल वन लाइनर है, विकल्प नहीं है। तो आप लोग रेडी हो तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके बाद मैं वही लाऊंगी, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग ये बताते जाना जरूर लास्ट में स्कोर अपना 62 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।